तो बच्चों, आज हम करेंगे कुंवर नारायण की दूसरी जो हमारी कविता दी हुई है, बात सीधी थी पर। इसका एक भाग हम कर चुके हैं, जो कविता थी हमारी कविता के बहाने, और आज हम करेंगे दूसरी कविता बात सीधी थी पर। इस कविता जो यहाँ ये कविता दी है कुंवर नारायण जी की, ये उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के, कथ्य जो बात कही जा रही है वो, और जिन शब्दों के माध्यम से वो बात कही जा रही है वो, उनके मध्य के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की है कि हमें अपने जो कविता के माध्यम से हम जो बात स्पष्ट करना चाहते हैं उसमें हमें सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। पेच क्या होते हैं? जो कील होती है, वैसे ही एक पेच वाला होता है जिसमें स्क्रू होते हैं, स्क्रू जिसको बोलते हैं, जिसमें ग्रूव होते हैं। तो उसको जब हम कहीं पर भी दीवार में ठोकते हैं तो उसके वो पेच के लिए एक खांचा होता है जिससे वो आसानी से उसके अंदर चला जाता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जोड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। भाषा की सहूलियत के साथ उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। यही इस कविता का कवि ने स्पष्ट किया है, मुख्य भाव जो है इस कविता का। अब हम देखते हैं कविता। बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। भाषा के चक्कर से मतलब है भाषा का घुमाव, और कवि ने भाषा की जटिलता के बारे में दिखाया है यहाँ पर। ज़रा टेढ़ी फंस गई, ज़रा टेढ़ी फंसना मुहावरा है, मतलब उलझ जाना किसी बात की जटिलता में। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब यहाँ कवि ने बताया है बात सीधी थी कि कवि अपनी कविता के माध्यम से एक साधारण सी बात, एक जो विशेष जो उसकी बात थी उसको वो स्पष्ट, अपने भावों को स्पष्ट करना चाह रहा था। पर उसने जब भाषा की अलंकारिकता के चक्कर में फंसकर कि भाषा में मुझे कुछ अलंकृत शब्दों का प्रयोग करना है, मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं, और जब वो बात भाषा के चक्कर में फंसी, भाषा के घुमाव में उलझी, भाषा की जटिलता में उलझी, तो वो जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना मतलब उसमें उलझ जाना। कवि एक बार अपने सीधे साधे कथ्य को कहने के लिए चमत्कारिक भाषा के लोभ में पड़ गए, और अपनी बात को सही तरीके से कहने के लिए उन्होंने भाषा में कुछ बदलाव किए। बदलाव कैसे किए कि उन्होंने शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिख दिए, तो कुछ वाक्यों का रूप बदल दिया, और उसे पाने की कोशिश में, किसकी कोशिश में? भाषा को सुंदर बनाने की कोशिश में, अपनी कविता को ज्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, उल्टा पलटा मतलब उसमें कुछ बदलाव किए। तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया मतलब वो प्रयास किए, कहीं उन्होंने अलंकृत शब्दों का प्रयोग किया, तो कहीं कुछ तुकबंदी बदली, कहीं कुछ वाक्यों के रूप बदले। तो ये जो प्रयास उन्होंने किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, कि या तो मेरा जो कथ्य है, जो मेरी बात का जो मुख्य भाव है मेरी कविता का, वो स्पष्ट हो जाए, या फिर जो ये उलझती जा रही है मेरी बात, वो उससे बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा, पेचीदा मतलब जटिल, कठिन, डिफिकल्ट, कि बात और भी पेचीदा होती चली गई। पर जो कवि का ये प्रयास था, जो कवि प्रयास कर रहे थे कि मेरी बात, मेरा जो कथ्य है वो लोगों की समझ में आ जाए, परंतु उनका ये प्रयास विफल रहा और वो भाषा के उलझाव से बाहर नहीं आ पाया, और जो वो बात थी वो और भी ज़्यादा पेचीदा, और भी ज़्यादा जटिल होती गई। कथ्य को समझाना आसान नहीं रहा, और वो कथ्य और भी ज़्यादा उनके लिए
डिफ़िकल्ट हो गया। तो इस में कवि ने यही दिखाया कि कथ्य का जब भी हमें स्पष्ट करना हो तो भाषा की सहजता का प्रयोग करना चाहिए और भाव के अनुरूप ही हमें भाषा के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है और भाषा के चक्कर में ये लोक प्रचलित पद का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। टेढ़ी फंसना मुहावरे का प्रयोग है और ये छंदमुक्त है। कवि ने सरल सहज और आसानी से समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। उर्दू और तत्सम प्रधान शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं आगे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की, चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। धैर्य देखते हैं हम शब्दों का अर्थ। धैर्य मतलब धीरज। पेंच मैंने आपको बताया, जो स्क्रू जिसको हम बोलते हैं, जिसमें खांचे बने होते हैं कील की तरह जो होता है। यहाँ इसमें पिक्चर के माध्यम से एक देखिए आप ये इसको, जिसमें नीचे जो पेच बने होते हैं वो। और बेतर है मतलब बुरी तरीके से, और करतब कलाबाजी, तमाशबीन तमाशा देखने वाले, और बेकार मीन्स व्यर्थ होना। बात पेच को खोलना, पेच खुलने का मतलब है बात का अभिप्राय समझना। अब कवि कहते हैं कि मैं जो अपनी बात को प्रभावी बनाने की जो मैं प्रयास कर रहा था और फिर मैंने उसके जो फेर बदल किए, मैंने उस सारी मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा। कई बार हम कुछ हड़बड़ाहट में जब जल्दी से कोई काम करने लगते हैं तो अगर हम पेच को उसी डायरेक्शन में घुमाते चले जाएं जिसमें उसको बंद करना था, तो वो पेच की जो चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ वही जो जिसको ग्रूव्स हम बोलते हैं, जो नीचे पेच बने होते हैं उसके, वो तो वो जो है उसमें लूज हो जाते हैं उसके, वो उसको बोलते हैं हम चूड़ी, कि वो जो चूड़ी है उसकी वो समाप्त हो जाती हैं और फिर उसकी जो अंदर की कसावट है कि जिससे वो दो चीज़ों की जो कसकर पकड़ अपनी बनाए रखता है, वो उसकी व्यर्थ हो जाती है। तो यही यहाँ कवि ने किया कि कवि अपनी बात जो अपने कथ्य की प्रभावी बनाने की जो वो कोशिश कर रहे थे, उसको उन्होंने सारे मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा और धैर्य से उसे समझे बिना वो कथ्य के अनुकूल भाषा का प्रभाव ना होने से जो वो कविता थी वो बिल्कुल ही प्रभावहीन होती चली गई। कैसे कि वो उसे और भी ज़्यादा बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि ने यहाँ पेच की उपमा दी अपनी बात को, कि जैसे पेच जो चूड़ी है उसके खांचे नष्ट होने से वो उसकी पकड़ भी नष्ट हो जाती है। तो और वैसे ही जो कवि ने यहाँ शब्दों का प्रयोग किया, बनावटी और आडंबर युक्त जो भाषा का कवि ने प्रयोग कर लिया, उससे जो कथ्य था, जो बात का मुख्य भाव था, वो ऊपर से तो सुंदर लग रहा था पर उसका प्रभाव समाप्त हो गया था। और क्योंकि कवि ने यहाँ धैर्य से समझे बिना ही उसको और भी बेतरह कसता चला जा रहा था, मतलब बुरे तरीके से उसमें और भी ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करता चला गया। और इस करतब पर जो मैं ये कलाबाजी कर रहा था, कौन सी कलाबाजी, कि उसमें अलंकृत भाषा का प्रयोग कर रहा था, मैं वाक्यों को बदल रहा था, जो भी कवि कर रहा था उससे जो तमाशबीन थे, तमाशा देखने वाले थे, वो उनको जो शाबाशी दे रहे थे, उनकी जो वाहवाही कर रहे थे, वो कवि को साफ सुनाई दे रही थी। यहाँ कवि समझ भी रहे थे कि ये तारीफ नहीं है, ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब उनकी जो कविता है वो कविता का प्रभाव, वो कथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा था और वो सिर्फ शब्दों का समूह मात्र ही बनकर रह गई थी। अब वो अपनी बात का अभिप्राय नहीं समझा पा रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को किस बात का डर था, कि जो कविता का मुख्य भाव है वो समझ में आएगा या नहीं, और वही हुआ, अंततः वही हुआ जिसका कवि को डर था। जोर जबरदस्ती से, कि मतलब जो मैंने आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, जो बनावटी शब्दों का प्रयोग किया और ज़्यादा कठिन शब्दों का जो मैंने उसमें प्रयास किया उसको सुंदर बनाने का, उससे बात की चूड़ी मर गई। जो बात रूपी पेच था, उस पेच की जो चूड़ियाँ थी वो समाप्त हो गई थी और वह भाषा में बेकार घूमने लगी थी।
भाषा में बेकार घूमना कि भाषा के फेर में पढ़कर वो व्यर्थ ही हो गई थी, मतलब वो सिर्फ शब्दों का समूह मात्र ही बन गई थी। जो मुख्य भाव था उस कविता का वो स्पष्ट नहीं हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब यहाँ कवि ने क्या किया, देखिए कील और पेच में अंतर मैं बता चुकी हूँ। कील में कोई पेच नहीं होते, उसमें ग्रूव्स नहीं होते और उसको सीधा दीवार में ठोक दिया जाता है। अब जब कवि की जो बात रूपी पेच था, उस पेच की सारी चूड़ियाँ मर चुकी थी। चूड़ी मरना मतलब उसके ग्रूव्स जो थे वो खत्म हो गए थे, बात की जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया था। तो कवि ने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। उसी जगह वैसे ही करना मतलब उस कविता को ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, उसमें अब कवि ने कोई भी बदलाव नहीं किए। अब ये कविता ऊपर से देखने में तो ठीक ठाक लग रही थी, पर अंदर से उसमें कसाव न था। कसाव ना होना मतलब उसका जो प्रभाव था, जो कथ्य का मुख्य भाव था, वो वैसा स्पष्ट नहीं हो रहा था जैसा कवि उसे करना चाह रहा था। ना उसमें ताकत थी, मतलब उसका कवि की जो कविता थी अब वो प्रभावहीन हो गई थी। अब कवि ने अपनी बात का मानवीकरण किया है एक नटखट बालक के रूप में। शरारती मतलब जो नटखट नोटी जो बच्चे होते हैं उनसे, कि मुझसे खेल रही थी। जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही कवि अपने शब्दों के साथ भी खेल रहा था और खेलते खेलते वो इतना उसमें उलझ गया कि जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो शरारती बच्चे कभी पकड़ में आ जाते हैं तो कभी नहीं आते। अब इसी तरीके से कवि की जो कविता को सुंदर बनाने का प्रयास था, कभी तो लगता था जैसे वो प्रयास सफल हो रहा है और कभी लगता था वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहा है। तो कवि ने बात का मानवीकरण किया है और उसी के लिए कहा कि कथ्य के लिए उन्होंने जो उचित भाषा का चुनाव नहीं किया, तो वो एक शरारती बच्चे की तरह वो मुझसे ही पूछने लगी कि क्योंकि मैं अपनी इस प्रयास में थक गया था। पसीना पोंछते हुए, पसीना हम कब पोंछते हैं जब हम थक जाते हैं, और मुझे थका हुआ देखकर, मुझे दुविधाग्रस्त देखकर उस बात रूपी बच्चे ने, शरारती बच्चे ने मुझसे पूछा कि तुमने भाषा को सहूलियत मतलब सरलता से, सहजता से बरतना, उपयोग करना, प्रयोग करना, कि कभी भी तुमने भाषा को सहूलियत से, सरलता से प्रयोग करना नहीं सीखा। अर्थात कथ्य के लिए यहाँ इस पद का मुख्य भाव यही होगा कि कथ्य के लिए, अपने मुख्य भावों के लिए हमें उचित भाषा का चुनाव करना चाहिए और उसी का परिणाम बताया गया है। कथ्य की अभिव्यक्ति न होने पर उसे जटिल ही छोड़ दिया था कवि ने, अब जिससे वो कविता जो थी उसकी कवि की वो बिल्कुल ही प्रभावहीन हो गई थी। अब एक बार हम इसके मुख्य भाव देख लेते हैं कि इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है। भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं और बात पेचीदा कब होती है, जब हम अपनी बात को सहज रूप से ना कहकर तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर कहने का प्रयास करते हैं तो वो बात उलझती चली जाती है और ऐसी बातों के अर्थ श्रोता या पाठक की समझ में वो नहीं आते। वो ना तो मनोरंजन पा सकता है और कवि के भावों को समझने में भी, वो कविता समझाने में भी असमर्थ हो जाती है। तो वो बात जो है और भी ज़्यादा पेचीदा, और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है। और प्रशंसा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जब जो तमाशबीन थे वो कवि की तारीफ कर रहे थे तो कवि भी अपने आप को उच्च कोटि का और सही मानने लगता है और वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता और अपने सहज शब्दों के प्रयोग के जाल में वो उलझा जाता है। फलते वो जो मुख्य भाव था कविता का वो वहाँ दर्शकों तक, पाठक तक नहीं पहुँच पाता। कवि को पसीना आने का कारण क्या था, क्योंकि वो अपने बात को प्रभावशाली रूप में कहना चाहता था और इस प्रभावशाली रूप में कहने के चक्कर में वो अपने लक्ष्य से भटक गया और शब्दों के आडंबर में फंस गया और भाषा के चक्कर में वो ना तो अपनी बात को निकालने की कोशिश करता रहा और वो नाकाम हो गया और बार बार की कोशिश करने से वो थक गया, जिस कारण उसे पसीना आ गया
और बात बिल्कुल सीधी थी। मतलब कवि ने कथ्य को महत्व दिया है कि सीधी और सरल बात को कहने के लिए जब कवि ने चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करना चाहा तो भाषा के चक्कर में बात जो थी वो उसकी सुंदरता नष्ट हो गई और उसका जो मुख्य प्रभाव था वो भी समाप्त हो गया। इसलिए कवि के अनुसार जब भी कभी कविता का हम रचना करते हैं तो उसमें सहज शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी।